गाइस, तुम सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम लोग जानते हो क्यों। चलो उस तरफ अब नहीं जाएंगे। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे चैनल के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और नेक्रोमैंसर मांगा का पार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। कमेंट में लिंक दिया है, चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ज्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। शाओलिन ठंडी भविष्य जैसी एक विशाल हॉल में झांकता है। उसकी नजर धुंधली है और सिर जोर से घूम रहा है। वह जमीन पर पड़ा है। उसके चारों तरफ सैकड़ों लोग हैं जो उतने ही घबराए और हैरान दिख रहे हैं। तभी एक कठोर और डरावनी आवाज गूंजती है जो उससे तुरंत अपनी पहचान बताने को कहती है। हमारा लड़का मुश्किल से होश संभाल पा रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह यहां कैसे पहुंचा। वह विशाल और चमकदार हॉल अनजान लोगों से भरा हुआ था। सब लोग सदमे में खड़े थे। यह जगह किसी स्कूल से ज्यादा किसी हाईटेक कैदखाने जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद श्याओलिन को थोड़ा होश आता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे इस जगह की कोई याद नहीं थी और वह पूरी तरह चौंक चुका था। वह उठकर खड़ा होता है और चारों तरफ देखने लगता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह उसका घर नहीं है, उसके अंदर डर बढ़ने लगता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसका अपहरण हुआ है या फिर यह सब कोई सपना है। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है। वह कराहते हुए अपने बिखरे बाल पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी फूटी यादें जबरदस्ती उसके दिमाग में वापस डाली जा रही हों। अचानक उसे सब याद आ जाता है। कुछ घंटे पहले आधी रात को उसे एक रहस्यमयी पार्सल मिला था। वही अजीब एडमिशन लेटर इस सब की असली वजह था। थोड़ा पीछे जाएं तो श्याओलिन पहले एक बिल्कुल आम कॉलेज ग्रेजुएट था। वह ज्यादातर समय अपने अंधेरे कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। असल में वह एक प्रोफेशनल गेम बूस्टर था जो लोगों के अकाउंट लेवल बढ़ाकर कमाई करता था। वह इतना माहिर था कि खिलाड़ी उसे उसकी स्किल्स की वजह से राक्षस कहते थे। उसे जीत की स्क्रीन देखना सबसे ज्यादा पसंद था। वह ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में ही जीता था। उसकी जिंदगी शांत और सीधी थी, भले ही उसके परिवार को यह काम इज्जतदार नहीं लगता था। एक लंबे गेमिंग सेशन के बाद शाओलिन अपने बिखरे कमरे में अंगड़ाई लेता है। वह एक और काम पूरा करके खुश था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सामान्य जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। खाली समय में वह नाश्ता करता और सोशल मीडिया चलाता, बिल्कुल अपनी उम्र के आम लड़कों की तरह। वह एक ऐसा गेमर था जो असली दुनिया से ज्यादा वर्चुअल दुनिया को पसंद करता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी असली पहचान बनाएगा और सबको खुद को साबित करेगा। वह सबको दिखाना चाहता था कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं है। श्याओलिन का पिता अक्सर उस पर चिल्लाता था और उसे निकम्मा कहता था क्योंकि वह पूरा दिन गेम खेलता रहता था। इसी वजह से वह घर छोड़कर अलग रहने लगा ताकि अपने परिवार को साबित कर सके कि वह नाकाम इंसान नहीं है। एक रात अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। श्याओलिन हैरान था क्योंकि इतनी रात को वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। दरवाजे पर एक रहस्यमयी डिलीवरी मैन खड़ा था जिसके हाथ में एक पार्सल था। वह उसका नाम पुकार रहा था। उस आदमी का चेहरा छिपा हुआ था लेकिन वह खतरनाक नहीं लग रहा था। उसने बस वह काला सा पार्सल श्याओलिन को पकड़ा दिया। जैसे ही श्याओलिन ने पार्सल खोला, उसके अंदर से अजीब काली ऊर्जा निकलने लगी। ये चीज उसने कभी मंगवाई नहीं थी और उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अचानक जमीन पर अजीब जादुई निशान चमक उठे और उसे घेर लिया। नीली रोशनी का एक भयंकर भंवर बना जिसने उसे कैद कर लिया। हमारा लड़का डर से बस देखता रह गया क्योंकि उसका पूरा कमरा धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। एक होलोग्राम संदेश उसके सामने प्रकट हुआ जिसमें उसे डॉन एकेडमी में दाखिला मिलने की बधाई दी गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सिस्टम ने जबरदस्ती टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया और उसे उसकी पृथ्वी वाली जिंदगी से खींचकर दूर ले गया। तेज चमक के साथ वो अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में बस खाना डिलीवरी की ट्रे बची रह गई जो ठंडी और अंधेरी जमीन पर अकेली पड़ी थी। वर्तमान में वापस श्याओलिन दांत भींचते हुए समझ जाता है कि उसे इस एकेडमी में अगवा करके लाया गया है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये कोई खतरनाक मजाक या सपना तो नहीं। तभी ऊपर से एक ठंडी और मजाक उड़ाने वाली आवाज गूंजती है। आवाज पूछती है कि क्या अब जाकर वो जागने का फैसला कर चुका है।
बोलने वाला इंसान बेहद खतरनाक लग रहा था और बेहोश पड़े नए छात्रों के लिए उसके पास जरा भी धैर्य नहीं था। ये सख्त आदमी था इंस्ट्रक्टर चिंचुआन, और वो पहले से ही इस नई क्लास से परेशान दिख रहा था। वो शाओलिन को घूरते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि वो 3 घंटे तक किसी कमजोर जानवर की तरह सोता रहा। बाकी छात्र घबराकर चिल्लाने लगते हैं, कुछ पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उनका अपहरण हुआ है। उन्हें अभी भी लगता है कि पुराने नियम यहाँ काम करेंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो किस डरावनी दुनिया में आ चुके हैं। चिंचुआन शोर मचाती भीड़ को घूरता है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि अब उसका सब्र खत्म होने वाला है। अचानक वो अपनी तलवार निकालता है और पूरे हॉल में भयानक ताकत के साथ वार करता है। बैंगनी रंग की विशाल ऊर्जा की लहर पूरे कमरे में फैल जाती है। नए छात्र डर से जम जाते हैं क्योंकि वो शॉक वेव उनके पीछे हवा को चीरते हुए निकलती है। अब सब समझ जाते हैं कि ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। अपनी विशाल तलवार पकड़कर इंस्ट्रक्टर सबको पूरी तरह चुप रहने का आदेश देता है। वो साफ चेतावनी देता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने मुंह बंद रखें। शाओलिन और बाकी छात्र बस सदमे में उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आखिर किस डरावने स्थान पर लाया गया है। शाओलिन को एहसास होने लगता है कि ये इंस्ट्रक्टर सच में पागल हो सकते हैं। क्विन चुआन झुंझलाकर अपना सिर पकड़ता है और बड़बड़ाने लगता है कि एडमिशन वाले हर बार बेवकूफ़ छात्रों को ही भेजते हैं। लग रहा था जैसे वो पहले ही इस क्लास से तंग आ चुका हो। फिर वो भीड़ की तरफ देखकर कहता है कि एक छात्र के देर से जागने की वजह से बहुत समय बर्बाद हो गया। शाओलिन चुप रहने की कोशिश करता है ताकि वो और मुसीबत में ना फंसे। इसके बाद चिन चुआन आधिकारिक रूप से सबका डॉन एकेडमी की क्लास 7 में स्वागत करता है। वो बताता है कि यहाँ उनका मकसद ट्रेनिंग करना, ताकतवर बनना और आखिर में एक रहस्यमयी नई दुनिया में जाने का अधिकार हासिल करना है। वो दावा करता है कि उस नई दुनिया में इंसान की हर इच्छा पूरी हो सकती है, ताकत, दौलत, यहाँ तक कि अमृता भी। गुशियाओयू ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़रें इंस्ट्रक्टर पर टिकी थीं जब वो इन असंभव इनामों के बारे में बता रहा था। अब बातें काफ़ी हो चुकी थीं। चिंचुआन घोषणा करता है कि तुरंत पोटेंशियल असेसमेंट शुरू होगा ताकि पता चल सके कि इन नए छात्रों में कोई काबिल भी है या नहीं। शाओलिन पूरे हॉल को देखता है और समझता है कि यहाँ 200 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। सब उसी की तरह इस अजीब हालत में फंसे हुए थे। वो सोचने लगता है कि क्या वो कभी दोबारा पृथ्वी पर लौट पाएगा। फिर वो एक भविष्य की तकनीक वाले स्कैनिंग पोर्टल में कदम रखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी हाईटेक RPG गेम का हिस्सा बन गया हो। नई दुनिया वाली बातों पर उसे अभी भी शक था, लेकिन वो अपने स्टैट्स जानने के लिए उत्सुक भी था। स्कैन पूरा होते ही मशीन बीप करती है और चिंचुआन अपने होलोग्राम डिस्प्ले पर रिजल्ट देखने लगता है। पहले छात्र के कुल 24 अंक आते हैं, जो फिलहाल सामान्य स्तर माना जा रहा था। दूसरा लड़का 32 अंक आने पर खुशी से उछल पड़ता है। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो अपने अच्छे स्टैट्स पर घमंड करने लगता है और बाकी छात्रों से खुद को बेहतर समझने लगता है। छात्र एक एक करके पोर्टल से गुजरते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर रिजल्ट साधारण ही आते हैं। चिंचुआन फिर से बड़बड़ाता है कि एडमिशन वालों को अब समाज के कूड़ेदान से लोग उठाकर लाना बंद करना चाहिए। आखिरकार शाओलिन की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो स्कैनर में प्रवेश करता है कुछ अजीब होने लगता है। मशीन लगातार बीप करने लगती है और प्रक्रिया बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा समय लेने लगती है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। वो सोचने लगता है कि कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई, या फिर उसके स्टैट्स इतने जटिल हैं कि उन्हें गिनने में समय लग रहा है। यहाँ तक कि चिंचुआन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि बाकी छात्रों का स्कैन कुछ सेकंड में पूरा हो गया था, लेकिन ये लड़का लगभग 1 मिनट से अंदर खड़ा है। उसके मन में आता है कि शायद उन्हें कोई छिपा हुआ प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है। आखिरकार स्कैन पूरा हो जाता है और शाओलिन राहत की सांस लेता है। उसे बस खुशी थी कि वो अजीब चुप्पी खत्म हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। इंस्ट्रक्टर उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वो खुद उसका डेटा देख सके। अब वो सच में उत्सुक हो चुका था। उसे आधी उम्मीद थी कि इस छात्र के अंदर कोई भगवान जैसी ताकत वाले स्टैट्स छिपे होंगे, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ देखता है उसकी आंखें सदमे से पूरी तरह फैल जाती हैं। होलोग्राम पैनल पर जो भी दिख रहा था वो किसी छिपे हुए प्रतिभाशाली इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। रिजल्ट सामने आ चुके थे। स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2 और विटैलिटी 3। शाओलिन के कुल एट्रीब्यूट्स सिर्फ 9 अंक थे।
इतने कम अंक की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। चिंचुआन दांत भींचकर स्क्रीन को घूरता रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के समय में किसी के स्टैट्स इतने कम भी हो सकते हैं। वो अपना माथा पकड़कर हंस पड़ता है, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बेकार रिजल्ट देख लिया हो। डॉन एकेडमी में अपने पूरे करियर में उसने कभी इतने घटिया स्टैट्स नहीं देखे थे। शाओलिन शर्म से सिर झुका लेता है, जबकि इंस्ट्रक्टर लगातार उसकी बेइज्जती करता रहता है। वो उसे पूरी तरह बेकार इंसान कह देता है। अब शाओलिन आधिकारिक रूप से एकेडमी के इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर बन चुका था। इंस्ट्रक्टर गहरी सांस छोड़ता है। उसने पहले ही मान लिया था कि ये लड़का सिर्फ बोझ है और स्कूल की पहली परीक्षा भी पार नहीं कर पाएगा। छिनचुआन उससे पीठ फेरते हुए उसे पूरा हारा हुआ इंसान घोषित कर देता है। शाओलिन चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। इंस्ट्रक्टर के शब्द ठंडी और हाईटेक हवा में भारी होकर गूंज रहे थे। उसके दिमाग में जिंदगी भर लोगों द्वारा कचरा कहे जाने की यादें घूमने लगती हैं। उसे लगता है कि चाहे वो कहीं भी चला जाए, ये दर्दनाक नाम उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो दांत भींच लेता है। बचपन से लेकर अब तक बेकार शब्द उसकी जिंदगी में गूंजता ही रहा था। ये बात उसके लिए बेहद कड़वी थी, खासकर जब वो इस डरावनी जगह में सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। शाओलिन अपनी मुट्ठी कस लेता है और उसकी आंखों में हल्की बैंगनी रोशनी चमकने लगती है। वो सोचता है कि क्या इस नर्क जैसी जगह में भी उसे हमेशा यही कमज़ोर पहचान झेलनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्टर एक सुनहरा आईडी टैग उठाकर कहता है कि इतने घटिया स्टैट्स वाले इंसान को ये देना भी समय की बर्बादी है, मानो वो उसे सीधा मौत का टिकट दे रहा हो। लेकिन इस बार शाओलिन ने उसकी बात और सुनने से इनकार कर दिया। वो बार बार वही अपमान सुनकर थक चुका था। चिंचुआन कुछ समझ पाता उससे पहले ही शाओलिन ने झटके से कार्ड उसके हाथ से छीन लिया। उसकी आंखों में जबरदस्त दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। हो सकता है वो अभी कमजोर हो, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सीधा खड़े होकर शाओलिन कहता है कि सिर्फ एक नंबर उसका भविष्य तय नहीं करेगा। चाहे इंस्ट्रक्टर उसे कितना भी नीचा दिखाए, वो खुद उस परीक्षा का सामना करेगा। चिंचुआन उसकी जिद देखकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है कि कम से कम डर के मारे पैंट गीली मत कर देना। उसे इंतजार था कि कब असली दुनिया इस कमजोर लड़के को उसकी जगह दिखाएगी। तभी एक जिज्ञासु छात्र पूछता है कि एकेडमी आखिर प्रतिभाशाली छात्रों को बाकी लोगों से अलग कैसे पहचानती है। पूरा हॉल अभी भी तनाव और डर से भरा हुआ था। चिंचुआन समझाता है कि कुछ लोग किस्मत से स्वर्ग का आशीर्वाद लेकर पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का ताकतवर बनना तय होता है। उनके पास इस खतरनाक नई दुनिया में जिंदा रहने और आगे बढ़ने का पक्का मौका होता है। बाकी लोगों को बस एंट्रेंस एग्जाम में बचकर निकलने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर भीड़ का मन टूटने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि शायद एकेडमी की नज़र में वो सिर्फ इस्तेमाल होने वाला सामान है। तभी गुशायु बोलती है और इंस्ट्रक्टर को उसकी ताकत और दौलत वाली बात याद दिलाती है। वो बेहद शांत थी। उसकी नज़र सीधे उस इंसान पर टिकी थी जिसके हाथों में उनकी जिंदगी थी। अपने चश्मे को ठीक करते हुए वो पूछती है कि इतनी ताकत और इनाम पाने की असली कीमत क्या है। ये लड़की चमकदार वादों में बहने वाली नहीं थी। उसे सिर्फ सच जानना था। चिंचुआन उसे तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि उसी के एट्रीब्यूट्स पूरे समूह में सबसे ज्यादा थे। वो बताता है कि क्रेडिट्स एकेडमी की मुद्रा है और उनसे इंसान अपनी मनचाही चीज खरीद सकता है। गुशियाओयू बस हल्का सा सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर ठंडा और समझदार भाव था। वो पहले ही इस एकेडमी को एक गेम की तरह देखने लगी थी, जहां जीतने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। पीछे खड़ा शाओलिन उसे ध्यान से देखता है। वो उसकी शालीनता और ऊंचे स्टैट्स से प्रभावित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, खासकर क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी उसके साथ सम्मान से पेश आ रहा था। फिर चिंचुआन सबको अपने मन में चेक एट्रीब्यूट्स बोलने के लिए कहता है, ताकि उनका स्टेटस विंडो खुल सके। ये किसी आरपीजी गेम जैसा सिस्टम था, लेकिन यहाँ ये नंबर सीधे जिंदगी और मौत का फैसला करते थे। निर्देश मानते हुए शाओलिन अपना आईडी टैग उठाता है, जो चमकने लगता है। वो अपना पूरा प्रोफाइल देखने के लिए बेचैन था, भले ही उसे पता था कि उसके स्टैट्स बेहद खराब हैं। उसका स्टेटस विंडो सामने प्रकट होता है। उसमें उसके कमज़ोर स्टैट्स और बाकी बची 60 साल की उम्र दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल वो डर से जम जाता है। उस पर लिखा था कि हर मौत पर उसकी जिंदगी के
10 साल कम हो जाएंगे। पूरा कमरा घबराहट से भर उठता है। सभी छात्रों को एहसास हो जाता है कि यहाँ सच में उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अपनी उम्र को किसी मुद्रा की तरह इस्तेमाल होते देखना कई लोगों के लिए सहन करना मुश्किल था। अचानक शाओलिन के कानों में एक तेज बीप की आवाज़ गूंजती है और वह पूरी तरह चौंक जाता है। उसकी हल्की नीली आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसे एकेडमी सिस्टम के अंदर कुछ अजीब होता महसूस होता है। तभी एक खास नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम ने किसी असामान्य बदलाव को महसूस किया है। ऐसा लगता है कि सिस्टम को उसके अंदर छिपी ऐसी शक्ति मिल गई है जिसे इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं पहचान पाए थे। शाओलिन वहीं जम जाता है जबकि उसके चारों तरफ बैंगनी ऊर्जा घूमने लगती है। हमारा लड़का यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जिसे सब निकम्मा कहते थे, उसके अंदर अचानक एक जबरदस्त ताकत जाग गई थी। उसका दिमाग घूमने लगता है और वह सिस्टम नोटिफिकेशन को घूरता रह जाता है। ये वही चीज़ थी जिसकी उसे जिंदा रहने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन फिलहाल ये सब उसके लिए संभालना काफ़ी मुश्किल था। शाओलिन घबराकर इधर उधर देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि इन अजीब सिस्टम नोटिफिकेशन को सिर्फ वही सुन पा रहा है। यहाँ तक कि तेज नज़रों वाला इंस्ट्रक्टर क्विन चुआन भी इस समय कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने एक होलोग्राफिक विंडो तैर रही थी, लेकिन सिस्टम इस नई शक्ति को पहचानने में संघर्ष कर रहा था। टैलेंट का नाम और उसका लेवल दोनों ही अननोन दिखा रहे थे क्योंकि डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। डिटेल एनालिसिस में पता चलता है कि यह एक पैसिव इफेक्ट है जो सीखने की क्षमता को 100% बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, इसमें एक एक्टिव एबिलिटी भी थी जिससे वह हफ्ते में एक बार किसी स्किल की नकल कर सकता था। जिंदा रहने के लिए यह ताकत बेहद खतरनाक और उपयोगी थी। चूंकि इस शक्ति का पहले कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, इसलिए सिस्टम ने शाओलिन को इसका नाम रखने का अधिकार दे दिया। वह कुछ पल सोच में पड़ जाता है। वह ऐसा नाम चुनना चाहता था जो उसकी अनोखी सीखने और कॉपी करने वाली शक्ति को सही तरह दिखा सके। हमारा लड़का अपनी आंखें सिकोड़ता है और उसके अंदर एक नई दृढ़ता पैदा होती है। वह अब हारने वाला लड़का नहीं रहना चाहता था। वह इस नई ताकत को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार था। बैंगनी आभा में घिरा हुआ शाओलिन आत्मविश्वास से खड़ा हो जाता है और आखिरकार फैसला लेता है। वह इस शक्ति का नाम रखता है एकेडमिक प्रोडिजी। एक ऐसा नाम जो उस इंसान के लिए बिल्कुल सही था जो हर चीज़ तुरंत सीख सकता था। सिस्टम उसके दिए गए नाम को प्रोसेस करता है और आधिकारिक तौर पर इस टैलेंट को एकेडमिक प्रोडिजी लेवल 1 के रूप में रजिस्टर कर देता है। इसके बाद सिस्टम आखिरी जांच शुरू करता है ताकि यह पता चल सके कि यह नई शक्ति आखिर कितनी ताकतवर है। स्क्रीन अचानक चमक उठती है और उस पर विशाल अक्षरों में SS रैंक दिखाई देता है। यह साबित हो चुका था कि शाओलिन ने दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी की शक्तियों में से एक को जागृत किया है। हमारा लड़का सीधा खड़ा हो जाता है। पहली बार उसे लगता है कि वह सच में यहाँ रहने लायक है। उसकी हल्की नीली आंखों के क्लोजअप में साफ दिखाई देता है। उसके अंदर अब सिर्फ जोश और दृढ़ निश्चय बचा है। यही वह पल था जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। अब वह उन सभी लोगों को गलत साबित करने वाला था जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। शाओलिन सोचने लगता है कि किन छुआन जैसा ताकतवर इंसान भी उसकी छिपी हुई शक्ति को महसूस नहीं कर पाया। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर बाकी छात्रों पर लगातार चिल्ला रहा था जो डर से कांप रहे थे। वह नोटिफिकेशन को अविश्वास से देखता है। SS रैंक टैलेंट शब्द अब धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगे थे। इस दुनिया में लोग ऐसी ताकत पाने के लिए किसी को भी मार सकते थे और अब यह शक्ति उसकी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक के साथ शाओलिन खुद को पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता है। यह छिपी हुई शक्ति उसका सबसे बड़ा तुरका इक्का थी और वह इसे जिंदा रहने के लिए हर हाल में इस्तेमाल करने वाला था। उधर नुकीले बालों वाला लड़का पूरी तरह घबरा चुका था। वह पागलों की तरह इंस्ट्रक्टर से सवाल करने लगता है। उसके पास सिर्फ 9 साल की जिंदगी बची थी, लेकिन नियमों के अनुसार एक मौत की कीमत 10 साल थी। मतलब अगर वह एक बार भी मर गया तो उसका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बैटल स्कार्ड इंस्ट्रक्टर किंचुआन ज्यादा धैर्य रखने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में उस लड़के के सिर पर जोरदार मुक्का मारता है और छात्रों को बेवकूफ़ कहता है क्योंकि वे अपनी नई जिंदगी के नियमों की शिकायत कर रहे थे। चिंचुआन उसके करीब झुककर सच्चाई बताता है। अगर वह सिर्फ एक बार भी मर गया तो उसकी बची हुई जिंदगी शून्य हो जाएगी और वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह कोई खेल नहीं था, यह सीधा मौत का फरमान था। लेकिन इसमें एक रास्ता भी था।
यहाँ जिंदगी खुद एक संसाधन थी। मिशन पूरे करो, ताकतवर बनो और बदले में अपनी जिंदगी के साल खरीदो। ये ऐसी दुनिया थी जहाँ इंसान की धड़कन ही उसकी असली मुद्रा थी। ये सब देखकर शाओलिन पूरी तरह हिल चुका था। वह तो बस एक मामूली गेम बूस्टर था, लेकिन अब वह ऐसी जगह फंस चुका था जहां उसकी जिंदगी का हर सेकंड गिना और खरीदा बेचा जा रहा था। एकेडमी लोगों को अपनी किस्मत बदलने का मौका देती थी। छिनचुआन उन्हें अपार शक्ति की तस्वीर दिखाता है। अगर वे इस क्रूर ट्रेनिंग में जिंदा बच गए तो वे कुछ भी हासिल कर सकते थे। यह सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। ज्ञान, खजाना और लंबी जिंदगी, सब कुछ उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो ऊपर तक पहुंच पाएंगे। इनाम जितना बड़ा था, खतरा भी उतना ही भयानक था। चिंचुआन तो अमृता तक की बात कर देता है। उसके मुताबिक अगर किसी के पास पर्याप्त क्रेडिट्स और पॉइंट्स हों तो वह हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वह एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जो शाओलिन जैसे कमजोर स्टेट्स वाले लड़के के लिए लगभग नामुमकिन लगता था। तभी चश्मा पहने खूबसूरत लड़की गु शाओयू आखिरकार बोलती है। वह पूछती है कि क्या ये अजीब नियम सिर्फ एकेडमी के अंदर काम करेंगे या फिर बाहर भी लागू होंगे। इंस्ट्रक्टर बुरी खबर सुनाता है। एक बार जब कोई यहाँ का छात्र बन जाता है तो ये नियम हर जगह लागू होते हैं, यहाँ तक कि अर्थ पर भी। एक बार चुने जाने के बाद सिस्टम से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब काफ़ी बातें हो चुकी थीं। चिंचुआन ऐलान करता है कि प्रवेश परीक्षा इसी वक्त शुरू होने वाली है। नए छात्र घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी आगे आने वाला है उसका सामना करना ही पड़ेगा। चिनचुआन सबको आदेश देता है कि जहां खड़े हैं वहीं रुके रहें। वह अपना हाथ उठाता है और पूरी भीड़ को उनके पहले ट्रायल में भेजने की तैयारी करता है। उसकी गूंजती हुई आवाज़ पूरे भविष्य जैसी दिखने वाली हॉल में फैल जाती है। टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दीवारों पर लगे विशाल चमकते पैनल जगमगाने लगते हैं और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये संकेत था कि वे एकेडमी की सुरक्षित दुनिया छोड़कर अब एक बेहद खतरनाक ट्रायल जोन में जाने वाले हैं। जैसे ही टाइमर 3 पर पहुंचता है, गुशायु मजबूती से खड़ी रहती है। बाकी छात्र जहां डर से कांप रहे थे, वहीं वह पूरी तरह शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह साबित करना चाहती हो कि आखिर वह इस बैच की टॉप रैंक फ्रेशमैन क्यों है। दूसरी तरफ शाओलिन दांत भींच लेता है। उसे पता था कि वह यहाँ सबसे कमजोर इंसान है, लेकिन बिना लड़े अपनी बची हुई जिंदगी खोने के लिए वह तैयार नहीं था। अचानक बैंगनी ऊर्जा की चमक पूरे हॉल में फूट पड़ती है। टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्रिय हो जाता है और सभी 200 छात्रों को एक रहस्यमयी और जानलेवा जंगल में भेज देता है, जिसे गॉब्लिन नेस्ट कहा जाता था। खाली हॉल में अकेला खड़ा चिंचुआन निराश होकर आह भरता है। उसे डर था कि ये बेकार फ्रेशमैन उसकी इंस्ट्रक्टर रेटिंग खराब कर देंगे। सच में उसकी किस्मत काफ़ी खराब थी। लेकिन तभी पीछे से अचानक हंसी की आवाज़ आती है। चिंचुआन तुरंत मुड़कर देखता है। एक दूसरा इंस्ट्रक्टर अंदर आता है जो आराम से सिगार पी रहा था। वह मजाकिया अंदाज में ओल्ड किन को बुलाता है। अपने छात्रों के स्टेट्स देखने के बाद उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वह खुशी से बताता है कि उसकी क्लास में एक ए रैंक और एक बी रैंक छात्र निकले हैं। वह लगभग डींगेन मार रहा था, जैसे बिना मेहनत किए उसे साल का सबसे बढ़िया बैच मिल गया हो। चिंचुआन उसे ज्यादा भाव नहीं देता और अपने एक ऐसे जीनियस छात्र का जिक्र करता है जिसके स्टेट्स 40 से भी ज्यादा हैं। फिर दोनों पिछले साल ईगल नेशन में दिखाई दिए एक कथित एसएस रैंक फ्रेशमैन की अफवाहों पर बात करने लगते हैं, लेकिन चिनचुआन तुरंत उन अफवाहों को बेकार बता देता है। उसके मुताबिक एसएस रैंक टैलेंट सिर्फ एक मिथक है, क्योंकि उसका कोई असली रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि एस रैंक लोग भी इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। उधर छात्र गॉब्लिन नेस्ट के अंदर गहराई में उतर चुके थे। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। टेढ़े मेढ़े पेड़ और सड़ी हुई बदबू इतनी भयानक थी कि कई छात्र तुरंत उल्टी जैसा महसूस करने लगे। शाओलिन अपना नाक ढक लेता है। वह पूरी तरह घिन महसूस कर रहा था। बदबू इतनी तेज थी कि उसे समझ आ गया, ये दुनिया किसी वीडियो गेम से कहीं ज्यादा असली और खतरनाक है। उसी समय उसके सामने एक नीली सिस्टम स्क्रीन चमकने लगती है। हमारा लड़का तुरंत ध्यान से उसे देखने लगता है। वह अपना मिशन चेक करना चाहता था और यह भी देखना चाहता था कि उसकी नई शक्ति सच में काम करती है या नहीं। एंट्रेंस एग्जाम की मिशन डिटेल्स सामने आती हैं। शाओलिन इस समय गॉब्लिन नेस्ट में है और उसे 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा वह 5 गॉब्लिन या उनके राजा को भी मार सकता है। हर छात्र को एक खास फ्रेशमैन केयर पैकेज दिया जाता है। उसके अंदर जंगल में जिंदा रहने के लिए एक रैंडम हथियार मौजूद था। शाओलिन उत्सुकता से इंतजार करने लगता है कि उसे किस तरह का हथियार मिलेगा। तभी सिस्टम की तरफ से एक शानदार खबर आती है।
इस खास परीक्षा में मौत पर कोई पेनल्टी नहीं होगी, यानी अगर वे मर भी गए तो उनकी जिंदगी के साल कम नहीं किए जाएंगे। ये सुनते ही बाकी छात्र खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब वे बिना डर के रिस्क ले सकते थे। आखिरकार सभी थोड़ा शांत हो जाते हैं और मिशन पर ध्यान देने लगते हैं। शाओलिन होलोग्राफिक स्क्रीन को छूकर अपना केयर पैकेज खोलता है। उसे मिलता है एक नोविस वॉन्ड, एक एफ रैंक मैजिक हथियार जिसमें एनर्जी ऑर्ब नाम की बेसिक स्किल थी। जैसे ही वह उस स्टाफ को हाथ में पकड़ता है, सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसने पहले ही बेसिक वॉन्ड मास्टरी अनलॉक कर लिया है। लगता था कि एकेडमी में उसकी नई जिंदगी अब सच में शुरू हो चुकी थी। शाओलिन अपने नए वॉन्ड को ध्यान से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि यह जगह बिल्कुल उन गेम्स जैसी है जिन्हें वह पहले खेला करता था। यहाँ सब कुछ स्किल बनाने और एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने पर आधारित था। वह अपनी आंखें सिकोड़ता है और पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है। अगर यह दुनिया सच में गेम लॉजिक पर चलती है तो शायद उसके पास उन जीनियस लोगों से भी बड़ा फायदा है जिन्होंने कभी गेम नहीं खेला। शाओलिन अपने हथियार को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो वॉन्ड को जोर से घुमाता है और तुरंत बैंगनी चिंगारियां उड़ने लगती हैं। स्टाफ जादुई ऊर्जा से गूंज उठता है, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। अचानक एक जबरदस्त जादुई हमला जमीन से टकराता है और जोरदार धमाका होता है। शाओलिन अपनी सीमा जांच रहा था। वह देखना चाहता था कि एक साधारण नोविस वॉन्ड आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। धुएं और भाप के बीच पत्थर की मजबूत जमीन तक टूट जाती है। ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन मैजिक इस्तेमाल करने से आसपास के माहौल पर साफ असर पड़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। सिर्फ हथियार इस्तेमाल करने पर ही उसे 2 मास्टरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। शाओलिन हल्की मुस्कान देता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह अकेले अभ्यास करके भी धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंच सकता है। उसका एस रैंक एकेडमिक प्रोडिजी टैलेंट उसकी स्किल्स को दोगुनी तेजी से लेवल अप करेगा। वह आत्मविश्वास के साथ अपना स्टाफ उठाता है। अब उसे पूरा यकीन था कि वह क्लास के हर दूसरे छात्र को पीछे छोड़ देगा। लेकिन तभी अचानक तेज दर्द की एक लहर शाओलिन के पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वह दर्द से कराह उठता है। लगता था कि चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितना उसने सोचा था। शाओलिन झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लेता है। तभी उसके सामने एक एरर मैसेज पॉपअप होता है। उसका मना पूल इतना छोटा था कि वह ठीक से स्पेल ही नहीं चला सकता था। इसका मतलब ये था कि नोविस वॉन्ड उसके लिए लगभग बेकार साबित हो रहा था। पास ही खड़ा ताकतवर बदमाश वांग डालिन खुशी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने हैवी स्वॉर्ड मास्टरी अनलॉक कर लिया था। शाओलिन उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि शायद साधारण फिजिकल हथियार ही एक्सपीरियंस पाने का असली तरीका है। वह बाकी छात्रों को भी अपने अपने हथियार आजमाते हुए देखता है, लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग करना आसान नहीं था। समय सीमा और लगातार कम होती स्टैमिना की वजह से कोई भी लंबे समय तक एक सुरक्षित जगह पर नहीं रह सकता था। अपने बेकार वॉन्ड को देखते हुए शाओलिन फैसला करता है कि उसे एक फिजिकल हथियार चाहिए। ऐसा हथियार जो उसके स्टेट्स के हिसाब से सही हो और उसके पागलपन वाले एस रैंक लेवलिंग फायदे का पूरा इस्तेमाल कर सके। तभी गु शाओयू उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह हथियार बदलना चाहेगा। उसकी नज़र सीधे शाओलिन के मैजिक वंड पर टिक जाती है। साफ था कि उसे उस हथियार में खास दिलचस्पी थी। वह समझाती है कि स्पेल इस्तेमाल करने के लिए मेंटल पावर और माना की ज़रूरत होती है। चूंकि उसके इंटेलिजेंस स्टैट्स काफ़ी ऊंचे हैं, इसलिए उसे एहसास था कि मैजिक ही उसके लिए सबसे सही रास्ता है। गुशाओयू बिना घुमाए फिराए साफ कह देती है कि यह वॉन्ड उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। मतलब साफ था, शाओलिन इस हथियार के लिए सही इंसान नहीं था। वह सच में बहुत सीधी और बिना फालतू बात करने वाली लड़की थी। शाओलिन उसे तुरंत पहचान लेता है। यही वह टॉप स्टूडेंट थी जिसने पहले टेस्ट में सबको पीछे छोड़ दिया था। वह हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय देता है और सोचने लगता है कि इतनी खास लड़की आखिर उससे सौदा क्यों करना चाहती है। लेकिन गु शाओयू समय बर्बाद नहीं करती। वह फिर से सीधे हथियार बदलने की बात करती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एफिशिएंसी पर था। जंगल के और अंदर जाने से पहले वह अपना इक्विपमेंट पूरी तरह सही करना चाहती थी। शाओलिन बिना ज्यादा सोच के वॉन्ड उसे दे देता है और साथ ही एक छोटी सी चेतावनी भी देता है। वह कहता है कि अगर उसे स्पेल सही जगह मारना है तो उसे ठीक से निशाना लगाना सीखना होगा। बदले में शाओलिन को आखिरकार एक शॉर्ट स्वॉर्ड मिल जाती है। तलवार की मूठ पकड़ते ही शाओलिन मुस्कुरा देता है। ये फिजिकल हथियार
उसकी मौजूदा बिल्ड के लिए कहीं ज्यादा प्राकृतिक और असरदार लग रहा था। शाओलिन समझ जाता है कि अगर उसे यह एंट्रेंस एग्जाम आसानी से पार करना है तो उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत पड़ेगी। उसकी नज़र फिर से गु शाओयू पर जाती है, टॉप स्टूडेंट जिसके स्टेट्स बेहद खतरनाक थे। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और गु शाओयू से पूछता है कि क्या वह उसके साथ टीम बनाना चाहेगी। नए बदले हुए हथियारों को देखते हुए यह काफ़ी समझदारी वाला फैसला लगता था। लेकिन इससे पहले कि गु शाओयू जवाब दे पाती, ताकतवर बदमाश वांग डालिन बीच में घुस आता है। वह पूरी तरह शाओ लिन को नज़रअंदाज कर देता है और खुद गु शाओयू के साथ टीम बनाने की कोशिश करने लगता है। यह आदमी पूरा दिमाग से खाली ताकतवर गुंडा था। वह डींगे मारने लगता है कि उसके फिजिकल स्टैट्स 10 से भी ज्यादा हैं। उसे लगता था कि सिर्फ ताकत के दम पर वह क्लास की जीनियस लड़की को प्रभावित कर सकता है। वांग डालिन शाओलिन का मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार सुंदर लड़का कहता है। पीछे खड़ा शाओलिन बस हल्का सा हंस देता है। उसे पता था कि बिना दिमाग के ऊंचे स्टेट्स किसी काम के नहीं होते। गुशाओयू ठंडी और बिना किसी भाव वाली नज़र से वांग डालिन को घूरती है। उसके चेहरे पर जरा भी प्रभावित होने वाला भाव नहीं था। बिना एक सेकंड गंवाए वह मुड़ती है और सीधा वहां से चली जाती है। यह उसका साफ और सीधा इनकार था। गुशाओयू को वांग डालिन जैसे बदतमीज इंसान के साथ टीम बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। पास खड़े बाकी छात्र धीरे धीरे हंसने लगते हैं। वे उस बदमाश का मजाक उड़ाने लगते हैं जिसे इतनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया गया था। उनकी हंसी सुनते ही वांग डालिन का चेहरा गुस्से से मरोड़ने लगता है। वह पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है क्योंकि वह इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा था। साफ था कि इस आदमी का ईगो बहुत बड़ा था और उसे रिजेक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वांग डालिन अचानक शाओलिन की तरफ घूरने लगता है। हमारा लड़का बस वहीं खड़ा था, पूरी तरह उलझन में कि अचानक माहौल इतना बदल कैसे गया। अचानक वांग डालिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तेजी से आगे बढ़कर शाओलिन की कॉलर पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर वह उसे घूर क्या रहा है। साफ था कि वह यहीं लड़ाई शुरू करने वाला था। वांग डालिन लगातार उसे गालियां देता रहता है। वह शाओलिन को सिंगल डिजिट स्टेट्स वाला कचरा कहता है। यहाँ तक कि हथियार सीखने की कोशिश करने पर भी उसका मजाक उड़ाता है और उसे बोझ बताता है। इतनी आक्रामकता के बावजूद शाओलिन पूरी तरह शांत रहता है। वह बदमाश से कहता है कि सफलता हर इंसान की अपनी क्षमता पर निर्भर करती है। वह सलाह देता है कि असली मिशन से पहले अपनी स्टैमिना लड़ाई में बर्बाद करने के बजाय बचा कर रखे। लेकिन यह सुनकर वांग डालिन और ज्यादा भड़क जाता है। वह शाओलिन की शर्ट और कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि वह अब भी उसे दिखाएगा कि हाई स्टेट्स वाली असली ताकत कैसी होती है। लेकिन घबराने के बजाय शाओलिन हल्का सा हंस देता है। उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसी चीज पता हो जो उस गुस्सैल गुंडे को बिल्कुल नहीं पता। वह वांग डालिन की तरफ ठंडी मुस्कान फेंकता है और कहता है कि उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई छिपा हुआ खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वांग डालिन उस समय बहुत हीरो बनने में लगा हुआ था। तभी अचानक एक हरा गॉब्लिन परछाइयों से छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो खतरनाक पंजे उसके ऊपर आ चुके थे। एक गोब्लिन झाड़ियों से निकलकर वांग डालिन पर झपटता है। वह चिल्ला उठता है क्योंकि उस दानव के पंजे हवा को चीरते हुए उसके बेहद करीब से गुजरते हैं। वांग डालिन गुस्से में गाली देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक इतना छोटा मॉन्स्टर उसे सबके सामने चौंका गया। गोब्लिन हवा में उछलता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। वह लगातार हमला कर रहा है जैसे उस नए स्टूडेंट को खत्म करने के लिए ही आया हो, इससे पहले कि वो अपना हथियार भी निकाल पाए। जल्दी संभलते हुए वांग डालिन अपनी बड़ी तलवार घुमाता है। जोर से चिल्लाते हुए वह पूरी ताकत से वार करता है और एक ही झटके में गोब्लिन की गर्दन काट देता है। भारी सांस लेते हुए वह उस मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा रहता है। वह अंदर से हिल चुका है। उसे एहसास होता है कि इस सिमुलेशन में एक गलती उसकी असली जिंदगी भी खत्म कर सकती है। इसके बाद वह तुरंत शाओलिन को दोष देने लगता है। वह कहता है कि शाओलिन बस खड़ा होकर उसका तमाशा देख रहा था। असल में वह अपनी ही गलती से शर्मिंदा है। अचानक वांग डालिन रुक जाता है। उसे झाड़ियों में फिर से कुछ हलचल सुनाई देती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आता है कि एक गोब्लिन तो बस शुरुआत थी। अचानक गोब्लिन्स का पूरा झुंड अंधेरे से बाहर आ जाता है। वे हर तरफ फैल जाते हैं, छात्रों को घेर लेते हैं
उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान और हाथों में तेज हथियार हैं। पूरे ग्रुप में डर फैल जाता है। नए स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनका सर्वाइवल ट्रायल अब असली कत्लेआम बन चुका है। गॉब्लिन्स बिना रुके हमला कर देते हैं। एक लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या के सामने वह जल्दी ही कमजोर पड़ जाती है। एक स्टूडेंट के सीने पर गहरा वार होता है और उसका शरीर डिजिटल टुकड़ों में बिखर जाता है। यह सिमुलेशन हर चोट को असली दर्द जैसा महसूस कराता है। चारों तरफ बस तबाही मची हुई है। मैदान छात्रों की लाशों से भर जाता है और मॉन्स्टर्स बिना किसी दया के हमला करते रहते हैं। शाओलिन एक गॉब्लिन के वार को रोकता है। वह दांत भींच लेता है क्योंकि उस वार का असर उसकी पूरी बांह में महसूस होता है। उसे समझ आता है कि यह सब कुछ, दर्द और गंध, बहुत ही असली लग रहा है। वह देखता है कि एक लड़की घिर चुकी है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक बैंगनी जादू की किरण तेजी से आती है और गोब्लिन को खत्म कर देती है। गुशियाओयू आगे आती है। उसके स्टाफ से बैंगनी बिजली चमक रही है। वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वासी दिखती है, जैसे सबको दिखाना चाहती हो कि वह क्लास की सबसे टॉप स्टूडेंट क्यों है। गॉब्लिन के खून से लथपथ शाओलिन चारों तरफ देखता है। उसे समझ आता है कि अगर वे खुले में ज्यादा देर रहे तो सब मारे जाएंगे। वह सोचता है कि हथियार होने के बावजूद बिना अनुभव वाले लोग बहुत आसान शिकार हैं। ये कोई गेम नहीं, बल्कि एक बहुत खतरनाक सर्वाइवल टेस्ट है। तभी एक स्टूडेंट पास की एक गुफा की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि सब वहां भागो। लगता है कि गोब्लिन उस गुफा के अंदर आने से डर रहे हैं। शाओलिन सबको भागते हुए देखता है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। उसे समझना होगा कि यह सेफ जोन क्यों है। वह भी गुफा के अंदर चला जाता है। अभी के लिए वहां सुरक्षित है, लेकिन उसका गेमर दिमाग कहता है कि यह सुरक्षा ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आता है जिसमें दिखता है कि प्रोटेक्शन टाइमर में 30 मिनट से भी कम समय बचा है। वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसे सिचुएशन को एक प्रो गेमर की तरह समझना होगा। शाओलिन अंधेरे में देखता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह तय करता है कि वह बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। किम डैन गुफा की दीवार पर तलवार चलाने लगता है और अपनी टेक्निक पर ध्यान देता है। हैरानी की बात है कि सिस्टम उसके इस अभ्यास के लिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहा है। उसे समझ आता है कि वह यहीं सुरक्षित रहकर अपनी मास्टरी लेवल बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत कमज़ोर हैं। उसे हर छोटी स्किल की ज़रूरत है। गुफा की प्रोटेक्शन खत्म होने वाली है। अब सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि यह मिशन नामुमकिन है क्योंकि मॉन्स्टर्स बेहद तेज हैं। उन्हें यकीन है कि जैसे ही वे बाहर जाएंगे तुरंत मारे जाएंगे। गु शाओयू चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। उसके कपड़े गंदे हैं, लेकिन फिर भी वह शांत और समझदार दिखती है। जब बाकी सब डर में समय बर्बाद कर रहे हैं, शाओलिन लगातार दीवार पर तलवार चलाता रहता है। वह ठान चुका है कि इन आखिरी मिनटों में भी जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस हासिल करेगा। हमारा लड़का पूरी तरह थक चुका है। उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने शरीर को सीमा तक धकेल रहा है। उसे पता है कि उसके कम स्टैट्स की वजह से उसे दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। गुशियाओयू उसे देख रही है और सीधे कह देती है कि उसका इतना मेहनत करना बेकार है, क्योंकि किसी स्किल को लेवल अप करने में आमतौर पर 1 घंटा लगता है। लेकिन उसे नहीं पता कि शाओलिन के पास एक छुपा हुआ फायदा है। शाओलिन उसकी समझदारी से प्रभावित होता है और मानता है कि वह बहुत तेज दिमाग की है, लेकिन वह अपने विचार अपने तक ही रखता है, क्योंकि वह उसे गलत साबित करने की तैयारी कर रहा है, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। जब वह उस खूबसूरत लड़की को चश्मा ठीक करते हुए देखता है तो उसे भी पता है कि सामान्य तरीके से लेवल 2 तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, जो उनके पास नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ आम लोगों पर लागू होती है। वह हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एकेडमिक प्रोडिजी टैलेंट उसे ज़बरदस्त बढ़त देता है। गुशियाओयू को लगता है कि वह अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है, लेकिन असल में वह कुछ ही पलों में एक फ्रेशमैन के लिए नामुमकिन काम करने वाला है। सिस्टम की नोटिफिकेशन भी कंफर्म कर देती है कि वह स्वॉर्ड मास्टरी के लेवल 2 तक पहुंचने ही वाला है। उसकी लगातार ट्रेनिंग आखिरकार रंग ला रही है और उसे आने वाली लड़ाई के लिए बढ़त दे रही है। शाओलिन बात बदलते हुए गु शाओयू से पूछता है कि क्या उसने बाहर के गोब्लिन को देखकर कोई पैटर्न नोटिस किया है। वह उसकी समझदारी की कद्र करता है और जानता है कि वह खाली नहीं बैठी थी। गु शाओयू हैरान हो जाती है कि उसने उसकी निगरानी पर ध्यान दिया। उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बेकार छात्र इतना ध्यान दे रहा होगा।
शाओलिन आराम से कहता है कि यह बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है जहां गाइड देखना जरूरी होता है। गु शाओयू बस उसे देखती रहती है क्योंकि वह गेम खेलने वालों में से नहीं लगती। वह दुश्मनों का विश्लेषण करता है, उनके एफ रैंक स्टैट्स और कमजोर डिफेंस को समझता है। उसे एहसास होता है कि जीत की चाबी है डर को काबू में रखना और उनके सिर के पीछे वार करना। वह कहता है कि अगर शांत रहो तो ये मिशन इतना मुश्किल नहीं है। पास में कांपते हुए छात्रों को देखकर वह आह भरता है। उसे पता है कि असली दुश्मन गॉब्लिन्स नहीं बल्कि डर है। एक लड़की तो डर के मारे बिल्कुल जड़ हो चुकी है। अगर हिम्मत नहीं होगी तो इन छात्रों के बचने का कोई मौका नहीं है। जैसे ही प्रोटेक्शन टाइमर खत्म होने वाला होता है, दोनों बाहर जाने की तैयारी करते हैं। वे मानते हैं कि हमेशा छिपकर रहने से उन्हें जरूरी क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। तभी उनका रास्ता एक बड़े और गुस्सैल चेहरे वाले छात्र से रुक जाता है, वांग डालिन। वांग डालिन उन्हें घूरता है और सीधे गु श्याओयू से टीम बनाने को कहता है। वह श्याओलिन को नजरअंदाज करते हुए उसे बेकार बोझ कहता है। उसे लगता है कि सिर्फ स्टैट्स ही सब कुछ है। गु श्याओयू को उसका ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहती है कि असली चैलेंज और रिवॉर्ड तो बॉस में है, गोब्लिन किंग। वांग डालिन गुस्से में आकर कहता है कि बॉस तो अभी आया ही नहीं है और वह उसे मारने की बात करके बेवकूफ़ी कर रही है। शाओलिन बोलता है कि ऐसे बॉस आमतौर पर किसी ट्रिगर से स्पॉन होते हैं। वह इस जानलेवा हालात को भी गेम की तरह एनालाइज कर रहा है। गुस्सायु उसकी बात मानती है और टाइम या स्टूडेंट्स की संख्या को ट्रिगर से बाहर कर देती है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बॉस के आने का सबसे बड़ा कारण होगा किल्स की संख्या। शाओलिन समझाता है कि अगर काफी गोब्लिन को मार दिया जाए तो गॉब्लिन किंग जरूर स्पॉन होगा। जहां बाकी लोग डर से कांप रहे हैं, वहीं वह पहले से बॉस फाइट की प्लानिंग कर रहा है। एक आर्चर लड़की ये सुनकर डर जाती है। उसे लगता है कि गॉब्लिन्स ही बहुत खतरनाक हैं। किंग का सामना कैसे करेगी? शाओलिन सभी को समझाता है कि हारने पर कोई सजा नहीं है, लेकिन जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। वह कहता है कि अभी भागना एक बड़ा मौका गंवाना होगा। वह सबसे पूछता है क्या उन्हें लगता है कि आगे कभी इतना सुरक्षित मौका मिलेगा। धीरे धीरे बाकी छात्र समझने लगते हैं कि वह सही कह रहा है। वैसे भी गुफा की सुरक्षा खत्म होने वाली है तो जोखिम लेना ही पड़ेगा। अचानक वांग डालिन चिल्लाने लगता है। वह सबको डांटता है कि वे एक कमजोर इंसान की बात क्यों सुन रहे हैं। वह अपने स्टैट्स की डींगें हाँकता है, कहता है कि उसके शुरुआती स्टैट्स 32 हैं और वही सबको बचाएगा। गुशियाओयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शांत होकर कहती है कि 32 स्टैट्स तो बस एक आम इंसान से थोड़ा ही ज्यादा है। फिर वह पूछती है आखिर उसके हिसाब से कितने स्टैट्स होने चाहिए। चश्मा ठीक करते हुए वह अपना स्कोर बताती है, 46। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि अब सबको उनके बीच का फर्क साफ नजर आ रहा था। ये लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकती और सीधे वांग डालिन से कह देती है कि वह अपना मुंह बंद रखे। वह अपने मैजिक स्टाफ के साथ आत्मविश्वास से खड़ी हो जाती है, साफ दिखा रही है कि इस ग्रुप में सबसे ताकतवर वही है। वांग डालिन पूरी तरह चुप हो जाता है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। बाकी छात्र भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके स्टैट्स उनके मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा हैं। शाओलिन भी सच में चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके कुल पॉइंट्स उसकी सोच से भी ज्यादा हैं। वह उसे हैरानी से देखता है और पहली बार एक जीनियस लेवल फ्रेशमैन की असली ताकत समझता है। गुशाओयू अब कमान संभाल लेती है। वह कहती है कि जो भी पास होना चाहता है और बोनस रिवॉर्ड लेना चाहता है वह उसके साथ चले। वह साफ करती है कि साथ मिलकर काम करना ही मिशन को जल्दी पूरा करने का तरीका है। वह वांग डालिन को टैंक का रोल देती है और कहती है कि वह आगे खड़े होकर गोब्लिन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे। अपनी पहले वाली घमंड के बावजूद वांग डालिन सिर्फ बड़बड़ाता है और उसकी बात मान लेता है। आर्चर लड़की और बाकी रेंज अटैक करने वालों को पीछे से सपोर्ट देने को कहा जाता है। वे 3-3 लोगों की टीम बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को खत्म करने की तैयारी करते हैं। फिर वह शाओलिन की तरफ देखती है, ये जानने के लिए कि वह क्या रोल निभाएगा। गु शाओयू को जिज्ञासा है कि एक बेकार छात्र बॉस फाइट में क्या करेगा। शाओलिन कहता है कि वह इधर उधर घूमकर मदद करेगा और कम हेल्थ वाले दुश्मनों को खत्म करेगा जो भागने की कोशिश करेंगे। उसे पता है कि अभी उसके स्टैट्स सीधे लड़ाई के लिए काफी नहीं है। प्लान तैयार होने के बाद पूरा ग्रुप गुफा से बाहर निकलता है। अब वे डरे हुए लोगों का झुंड नहीं बल्कि एक संगठित टीम बन चुके हैं जो क्रेडिट्स के लिए गॉब्लिन्स का शिकार करने जा रही है। वांग डालिन आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने बड़े ब्लेड से पहले ही मॉन्स्टर पर वार करता है। वह साबित करना चाहता है कि वह बेकार नहीं है। आर्चर लड़की अपना पहला तीर चलाती है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं लेकिन वे हिम्मत करके निशाना लगाती है। शाओलिन द्वारा बचाए जाने के बाद वह भी मदद करना चाहती है। तभी गोब्लिन्स का एक झुंड तेजी से उनकी ओर दौड़ता है। उनकी चमकती आंखें नए शिकार पर टिकी होती हैं।
छात्र दांत भींच लेते हैं क्योंकि अब फॉर्मेशन टूटना नहीं चाहिए। अचानक एक गॉब्लिन हवा में छलांग लगाता है और सीधे आर्चर लड़की के चेहरे पर हमला करने आता है। वह डर के मारे चीख पड़ती है और हिल भी नहीं पाती। तभी पलक झपकते ही शाओ लिन बीच में आ जाता है। उसकी आंखों में तेज फोकस चमकता है। उसने बिल्कुल सही समय पर मूव किया। एक साफ वार के साथ वह उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मिशन का उसका पहला किल। सिस्टम तुरंत उसकी किल कंफर्म करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और असली लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्चर लड़की हाँफते हुए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन शाओलिन उसे कहता है कि अभी ध्यान मत भटकाओ। वह खुद को याद दिलाता है कि स्टैमिना बचानी है और सिर्फ सही मौके पर ही किलिंग ब्लो देना है। वह बिजली की तरह मूव करता है और एक और गॉब्लिन को खत्म कर देता है। अब किल काउंट 2 हो जाता है। उसका हर मूव सटीक है। वह कम से कम मेहनत में ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा किल, एक और मॉन्स्टर साफ वॉर में गिर जाता है। अब वह पूरी तरह जॉन में आ चुका है। वह दुश्मनों की कमजोर जगहों का फायदा उठा रहा है, जैसा उसने शुरू से प्लान किया था। चौथा किल, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। हमारा लड़का साबित कर रहा है कि दिमाग ताकत से जीत सकता है। उसकी तेजी और सटीकता अब सबका ध्यान खींच रही है। बाकी छात्र भी अब नोटिस करने लगे हैं कि वह कितनी कुशलता से लड़ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतने कम स्टैट्स के बावजूद वह इतना सटीक कैसे है, जबकि वांग डालिन इसे सिर्फ किस्मत कहकर नज़रअंदाज करता है। लेकिन गू शाओयू ज्यादा ध्यान से देख रही है। वह समझ जाती है कि उसके मूव्स सोचे समझे हैं। वह नोटिस करती है कि वह जानबूझकर मॉन्स्टर की नज़र से बच रहा है और उनके हर मूव को पहले ही भांप लेता है। शाओलिन थोड़ी देर के लिए सांस लेता है। उसकी ट्रेनिंग आखिरकार रंग ला रही है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने सोर्ड मास्टरी को लेवल अप कर लिया है और वह भी रिकॉर्ड टाइम में लेवल 2 तक पहुंच गया है। उसे याद आता है कि उसने एकेडमी आने से पहले 2 महीने वीआर सिमुलेटर में लगातार प्रैक्टिस की थी। वह सारी मेहनत अब काम आ रही है, जिससे उसे इस ट्रायल में बचने के लिए ज़रूरी सटीकता मिली है। तभी उसके सिस्टम में एक नया नोटिफिकेशन आता है। इसका मतलब है कि उसकी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया है। सिस्टम पूरा डेटाबेस स्कैन करता है और ऐलान करता है कि वह इस बैच का पहला फ्रेशमैन है जिसने किसी स्किल को लेवल अप किया है। इनाम के तौर पर उसे उसकी क्षमता के अनुसार एक फ्री स्किल दी जाती है। अचानक उसके चारों ओर बैंगनी आभा फैल जाती है और हैवी स्लैश स्किल अनलॉक हो जाती है। अब भले ही उसके बेस स्टैट्स कम हों, लेकिन एक एक्टिव कॉम्बैट स्किल मिलने से उसकी मारक क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, खासकर इन हरे गॉब्लिन्स के खिलाफ। इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए 11 स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और यह उसे एक बेहद ताकतवर और केंद्रित वार करने की क्षमता देती है। लेकिन सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि अगर वह इसे बार बार इस्तेमाल करेगा तो उसकी कम स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ शाओलिन मुस्कुराता है। उसे पता है कि उसे बस एक और किल चाहिए। वह ठान लेता है कि इस हालात के और ख़राब होने से पहले वह अपनी पहली ऑप्शनल मिशन पूरी करके अतिरिक्त क्रेडिट्स हासिल करेगा। वह तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी तलवार ऊर्जा से चमक रही होती है और वह पास के एक मॉन्स्टर को फिनिशिंग ब्लो देता है। उसका हर वार सटीक और प्रभावी होता है, कम से कम समय में लड़ाई खत्म करने पर फोकस। आखिरी गॉब्लिन के गिरते ही सिस्टम घोषणा करता है कि उसने अपनी पहली ऑप्शनल मिशन पूरी कर ली है। उसकी रणनीति, ताकत से ज्यादा तकनीक पर ध्यान देना, अब उम्मीद से भी बेहतर काम कर रही है। शाओलिन थोड़ा रिलैक्स करता है, तलवार को कंधे पर रखते हुए अपनी पहली बड़ी सफलता का जश्न मनाता है। अचानक हवा में एक अजीब सा स्टैटिक शोर गूंजने लगता है। यह संकेत है कि सिमुलेशन अब अगले चरण में जाने वाला है। बाकी बचे गोब्लिन छात्रों के सामने ही नीले पिक्सल्स में बदलकर गायब होने लगते हैं। वांग डालिन भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सारे टारगेट कहाँ गायब हो रहे हैं। वह गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन सिमुलेशन के ग्लिच और तेज होते जाते हैं। अब साफ है कि यह ट्रायल अब पहले बताए गए नियमों के अनुसार नहीं चल रहा। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजती है। एक हिडन कंडीशन पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब पॉपुलेशन कम हो गई है। फ्रेशमैन डर से जम जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती से बॉस को ट्रिगर कर दिया है। जंगल के ऊपर बैठे पक्षी अचानक उड़ जाते हैं। एक विशाल परछाई पेड़ों के ऊपर छा जाती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। गॉब्लिन किंग के आने से पहले ही उसकी खतरनाक आभा पूरे माहौल को भारी बना देती है। शाओलिन अपनी जगह डटा रहता है और उस विशाल दानव को देखता है जो मैदान में उतर चुका है। अब असली जंग शुरू होने वाली है, जिंदगी और मौत की। और तभी गॉब्लिन किंग अपनी एंट्री करता है। ये विशालकाय दानव फ्रेशमैन के ऊपर छा जाता है
उसकी चमकती पीली आंखें अपने शिकार पर टिक जाती हैं। वह एक डरावनी दहाड़ लगाता है जिससे जमीन तक कांप उठती है। उसकी आभा का दबाव इतना भारी होता है कि छात्र वहीं जड़ हो जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। उसकी दहाड़ की शॉकवेव इतनी तेज होती है कि सबको अपने कान ढकने पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके कान के पर्दे फटने वाले हैं। आर्चर लड़की दांत भींचकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। साफ है कि उनके और इस बॉस के बीच ताकत का फर्क बहुत बड़ा है। शाओलिन और गु शाओयू मजबूती से खड़े रहते हैं। उनकी नज़रें उस दैत्य पर टिकी रहती हैं। इतने ऊंचे स्टैट्स होने के बावजूद गु शाओयू भी इस दानव की मौजूदगी से हिल चुकी है। तभी सिस्टम विंडो सामने आती है। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। ये कोई आम मॉब नहीं है, ये डंजन बॉस है, गोब्लिन किंग। उसके ऊपर एक विशाल HP बार दिखता है जो उसकी ताकत का अंदाज़ा देता है। उसका चेहरा पूरी तरह क्रूरता से भरा है। बड़े बड़े सींग और नुकीले दांत उसे और डरावना बनाते हैं। उसकी आंखों में देखना ही काफ़ी है यह समझने के लिए कि हालात बहुत खराब हैं। शाओलिन कुछ अजीब नोटिस करता है। बाकी सारे गोब्लिन्स गायब हो चुके हैं। बॉस ने मैदान साफ कर दिया है। अब यह सीधी लड़ाई है उनके और गॉब्लिन किंग के बीच। छात्र डर के मारे उस विशाल HP बार को देखते रह जाते हैं। वह इतना लंबा है कि जीतना नामुमकिन लगता है। एक छात्र पूरी तरह घबरा जाता है और भागने लगता है, चिल्लाते हुए कि वह बाहर हो रहा है। शाओलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर के कारण कुछ सुन ही नहीं पाता। शाओलिन तुरंत हालात का विश्लेषण करता है। उसे पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स की नज़र सीमित होती है, मतलब उनके ब्लाइंड स्पॉट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। ये कोई बेवकूफ़ जानवर नहीं है, ये खतरनाक शिकारी हैं। भागते हुए छात्र की हरकत तुरंत गॉब्लिन किंग का ध्यान खींच लेती है। वह विशाल दानव उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार। तभी वांग डालिन आगे आता है और अपने अंदाज में सबको हिम्मत देने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है कि सब डरना बंद करें और मिलकर इस दानव पर हमला करें। अपने घमंड में वह तलवार उठाकर बॉस की ओर दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि उसके ऊंचे स्टैट्स ही जीत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन गोब्लिन किंग की चमकती आंखें उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रही होती हैं। ये दानव उस छोटे इंसान के हमले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो बस सही पल का इंतजार कर रहा होता है। एक पल में ही बॉस ने बिजली की तरह हरकत करते हुए उस लड़के के पेट में जोरदार लात मारी। टक्कर की आवाज़ इतनी भयानक थी कि वांग डालिन का आक्रामक और लापरवाह हमला वहीं रुक गया। टकराव के उस बिंदु से एक जबरदस्त झटका निकला जिसने हवा को चीर दिया। उस एक वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा जंगल हिल उठा। वांग डालिन के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और वह पीछे की ओर उछल गया। उसकी तलवार हाथ से छूट गई, जो इस भयानक डंजियन बॉस के सामने बिल्कुल बेकार थी। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर नीले डिजिटल पिक्सल्स में बदलने लगा। वह इस ट्रायल से बाहर हो चुका था और बाकी क्लास के लिए हालात और भी खतरनाक हो गए। घबराहट आग की तरह फैल गई। छात्रों को समझ आ गया कि उनका सबसे ताकतवर फाइटर एक ही वार में खत्म हो गया। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और उनकी पूरी फॉर्मेशन टूट गई। गॉब्लिन किंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जैसे वह इस अफरा तफरी का मजा ले रहा हो। वह दूसरे छात्रों के ग्रुप की ओर झपटा, उन्हें खत्म करने के लिए। अपने भारी पैर से उसने एक और छात्र को जमीन में कुचल दिया। यहाँ कोई रहम नहीं था। यह सिमुलेशन असली सर्वाइवल का बहुत ही खतरनाक सबक दे रहा था। हरा दानव अपनी भारी गदा घुमाता है और कई छात्रों को ऐसे उड़ा देता है जैसे वे खिलौने हों। ये पूरी तरह से कत्लेआम बन चुका था और कोई भी इतना मजबूत नहीं दिख रहा था जो इसे रोक सके। यहाँ तक कि टॉप आर्चर लड़की भी उस हमले की चपेट में आ गई और दूर जा गिरी। पूरा ट्रायल अब एक भयानक सपना बन चुका था। गॉब्लिन किंग उस आर्चर लड़की के ऊपर खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर मौत की छाया डाल रहा था। जमीन पर फंसी हुई लड़की डर के मारे बस उसे देख सकती थी जब दानव आखिरी वार करने वाला था। उसी वक्त एक अजीब बैंगनी हमला बॉस के हाथ पर आकर लगा। यह अचानक हुआ हमला उसे चौंका देता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। दूर से सिस्टम में उसका विशाल हेल्थ बार अब भी डराने वाला था। किस्मत से बची आर्चर लड़की जल्दी से उठकर वहां से भागने की कोशिश करती है। गुश्याओयू अपने दांत भींचकर गुस्सा करती है, क्योंकि उसका जादू सिर्फ उसके हाथ पर ही लगा। उसे समझ आ गया कि चाहे उसके स्टैट्स कितने भी ज्यादा हों, इतनी तेज चलने वाले दानव पर सही वार करना लगभग नामुमकिन है। वह जल्दी से इस लड़ाई के तरीके को समझती है और मानती है कि उसके हाथ पैर पर हमला करने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर उसे हराना है तो सीधे उसके वाइटल पॉइंट्स पर वार करना होगा। उसके दिमाग में अपनी पुरानी योजना आती है।
उसने सोचा था कि बाकी लोग डैमेज सहेंगे और वह पीछे से अटैक करेगी, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। फॉर्मेशन पूरी तरह टूट चुकी थी और बाकी छात्र अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। अब गु शाओयू अकेली खड़ी थी, गोब्लिन किंग की पूरी ताकत का सामना करते हुए। हर भारी कदम के साथ दानव उसके और करीब आता जा रहा था। उसकी योजना बहुत ही आदर्शवादी थी और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गॉब्लिन किंग ने अपनी विशाल गदा उठाई। उसकी पीली आंखों में शिकारी भूख चमक रही थी। गु शाओयू अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन उसके कांपते हाथ उसके डर को दिखा रहे थे। जैसे ही हमला होने वाला था, श्यालिन की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसने चिल्लाकर उसे भागने को कहा। वह नहीं चाहता था कि क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट यूं ही मर जाए। वह सिर्फ चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं और वह तेजी से आगे बढ़ा। वह बॉस के घातक हमले को रोकने के लिए तैयार था। गोब्लिन किंग गुस्से में दहाड़ता है, इस छोटे इंसान की हिम्मत से चिढ़कर। वह अपने दांत पीसता है और गदा घुमाता है। श्यालिन अपनी तलवार से उस हमले को रोकता है और दोनों के टकराने से चिंगारियां उड़ने लगती हैं। वह दानव को हराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस गु शाओयू को भागने के लिए समय दे रहा था। जमीन पर उतरते ही श्यालिन जल्दी से बाकी लोगों को बॉस का बिहेवियर समझाता है। उसे पता चल गया था कि गॉब्लिन किंग हमेशा उसी पर हमला करता है जो उसके सबसे करीब होता है। वह कमान संभालता है और सबको आदेश देता है कि घबराना बंद करो और मॉन्स्टर को काइट करो ताकि एक सही मौका बन सके। उसकी मजबूत आवाज सुनकर आर्चर लड़की खुद को संभाल लेती है। वह सिर हिलाकर कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर श्यालिन गु शाओयू से कहता है कि वे अपने हाई अटैक पावर से मॉन्स्टर की हेल्थ धीरे धीरे कम करें। अब उनके पास एक असली योजना थी। दोनों लड़कियां मिलकर हमला करने लगती हैं। आर्चर अपना धनुष तैयार करती है और गु शाओयू अपना जादू। पहली बार इस तबाही के बीच उम्मीद की एक हल्की किरण नजर आती है। Beneath the silent sky, marked too weak, too cursed to try. They left when fate assigned his role, a necromancer with a fractured soul. But in the void where shadows breathe, he found a power none believed. From fallen kings and shattered spears, he forged an army from their fears. While heroes chased the light above, he